हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी बाय अंश। आई एम दिवाकर सिंह। आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट मतलब जिसको इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कहते हैं, वो मैंने पहले अपलोड कर दिया है और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर यहाँ बात करें तो हम लोग हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर है, इसका पार्ट सेकंड में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, अगर आपको कोई डाउट होता है कहीं पे या आपको किसी प्रकार की नोट्स चाहिए क्लास 9-10 से जुड़ी, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनसीईआरटी बाय अंश पे ले सकते हैं और आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको और कुछ कांटेक्ट करना है तो हमारा इंस्टाग्राम एनसीईआरटी बाय अंश है, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पे भी चैनल है एनसीईआरटी बाय अंश। ठीक, तो कहीं भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं। ठीक, अगर हम आगे बात करते हैं अपने चैप्टर पे आकर, तो चैप्टर हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस पे अगर हम लोग देखें तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम सुनने के बाद तो ये पता चल गया कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन लिखा तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस तो होगा ही। अब अगर इतना पता चल गया कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ हम लोग देखें द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होता है कैसे? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट में ये प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इसकी बहुत छोटी सी एकदम सीधी सादी डेफिनेशन है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट वर्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना इन्वॉल्व हुए तो ये हो नहीं सकता। तो किसकी इन्वॉल्वमेंट में? सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट में हम लोग क्या पाते हैं? ऑफस्प्रिंग्स, मतलब कि इनके लड़के बच्चे मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात अगर क्लियर है तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी। और अगर आपको याद कंफ्यूजन होती है कि असेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए वर्ड जो है, ए को आप एक समझिए, मतलब ए मतलब वन। जैसे आ बॉय, एक लड़का हम लोग बोलते हैं ना, वैसे असेक्सुअल में ए को एक समझिए और एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट में होने वाला रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जो दो पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट में होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं और ये उसकी डेफिनेशन। एक खास बात और है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग होता है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे वेरिएशंस के चांसेस कम होते हैं। वेरिएशन लगभग 90 to 80%, 90 to 95% तक वेरिएशंस नहीं होते हैं इस केस में, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। तो सिंगल पेरेंट की डीएनए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके जितने भी शरीर के पार्ट्स होते हैं वो सब एग्जैक्ट कॉपी हो जाते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में। ठीक, इन सब की सारी कॉपीज उसमें चली जाती है, दैट्स वाई इसके कारण इसमें वेरिएशंस नहीं देखने को मिलते हैं। बात क्लियर हुई? अब अगर हम आगे इसकी एग्जांपल में देखें तो हाइड्रा, अमीबा, राइजोपस, फंगस, ये सब इसके कुछ बेसिक्स एग्जांपल है। कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जिसको यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं आगे, बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, लेकिन कोई मतलब नहीं, अभी इतना याद रखिए। हाइड्रा, अमीबा, राइजोपस, फंगस, ये सब हमारे बेसिक एग्जांपल है किसके? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये बात अगर क्लियर है तो यहाँ पे एलपी का मतलब लर्निंग पॉइंट, कुछ लर्निंग पॉइंट लिखिए। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो इससे एक तीर से आप दो निशाने मार सकते हैं। आप कैसे? अगर कोई पूछता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कीजिए, तो अगर आप ये दो पॉइंट भी लिखते हैं, ठीक, तो भी ये समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर रहा है। पहला तीर ये हो गया। और दूसरी तीर हमारी क्या कहा गई? दूसरी तीर अगर कोई आपसे पूछता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बताइए, और आपको केवल ये दो पॉइंट याद है, इसके अलावा कुछ नहीं याद है, तो ये दो पॉइंट असेक्सुअल में लिखिए, फिर इसी का उल्टा सेक्सुअल में लिख दीजिए। मतलब इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है, इसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, डबल पेरेंट इन्वॉल्व रहेंगे सेक्सुअल में। ठीक है, नो स्पेशल टाइप ऑफ सेल यूज, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल यूज। सिंपल, एक तीर से आपने दो निशाने लगाए, एक से इसकी डेफिनेशन भी तैयार कर ली और एक से इसकी एक क्वेश्चन भी आपने तैयार कर लिया, मतलब एक साथ आपने दो क्वेश्चन तैयार किए। ठीक है, ऐसी पढ़ाई करेंगे तो जल्दी तैयार होगा, मतलब एक चीज से दो चीज तैयार होगी। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आपने ऊपर समझ लिया। नो स्पेशल ऑफ टाइप ऑफ सेल यूज, ये कौन सी बला है? तो नो स्पेशल टाइप ऑफ सेल यूज मतलब इसमें जाइगोट जिसको बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल इट्स कॉल्ड गैमीट्स होता है, सॉरी गैमीट्स। स्पेशल टाइप ऑफ सेल किसे कहते हैं? गैमीट्स को। मतलब कि जैसे स्पर्म हो गया, ठीक है, ओवम हो गया, इन सब चीज़ों का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। इन सब चीज़ों का यूज कहाँ होता है? केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए तो अब हम आगे बढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स पे। अब इसकी कितने टाइप्स होते हैं?
तो इस टाइप्स को जानने के लिए अगर हम इसको गायब करते हैं तो इसको अब हम लोग कर देंगे गायब। ये हम लोगों ने इसको कर दिया इरेज, ठीक है। अब अगर इसके टाइप्स की बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल देखे, लर्निंग पॉइंट देखा। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स में आता है हमारा पहला टाइप फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा टफ कौन सा पड़ता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। टफ तो नहीं है, टफ नहीं बोला जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि 3 टाइप्स इधर है, 3 टाइप्स इधर, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल है, और बच्चे इसी में कंफ्यूज जाते हैं कि नेचुरल में कौन सा होता है, आर्टिफिशियल में कौन सा होता है। बाकी कंफ्यूज होने की आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर इसको हम लोग बात करते हैं, सबसे इजी ये भी इजी, ये भी इजी, ये भी इजी सारा है, और अब इजी हो भी जाएगा, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या होगा। पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे आके खत्म करेंगे, उसके साथ उसके डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इरेज करके अब पहले एक एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब फिजन से, उसके बाद बाइनरी मल्टीपल डिस्कस करेंगे, बडिंग डिस्कस करेंगे, फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, रीजनरेशन, और उसके साथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आगे का स्क्रीन पे, ठीक है। ये हम लोग का पहला टॉपिक है क्या? फ्यूजन। 2 वर्ड आपने सुना होगा, फ्यूजन और फिजन। ये क्या है? फ्यूजन वर्ड आप सुनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और फिजन वर्ड आप सुनेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अच्छा, फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन में 2 चीजें आपस में मिलती हैं, मतलब 2 अलग अलग चीजें जब आपस में मिलती हैं तो उसको कहते हैं फ्यूजन, फ्यूज करती हैं, मतलब आपस में टकराती हैं, मिलती हैं। फ्यूजन में 2 चीजें टूटती हैं, ठीक। फ्यूजन में 2 चीजें टूटती हैं, जैसे कि अभी इनको अगर हम तोड़ दें, ये कहलाएगा फ्यूजन। एक मानने की बात बता रहा हूँ, ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये कहलाएगा फ्यूजन। लेकिन अभी इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये फ्यूजन कहलाएगा, मतलब जुड़ना फ्यूजन कहलाता है, और अगर बिखेरना मतलब अलग करना, सेपरेट करना, फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। इतना समझना। अब अगर हम बात करें फ्यूजन में आगे की, तो फ्यूजन एक कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये क्या है? एक कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड है, ठीक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये बात क्लियर हुई। फ्यूजन में चीजें ब्रेक डाउन होती हैं, तो इसके 2 पार्ट्स आते हैं, पहला मल्टीपल आता है, दूसरा बाइनरी आता है। पहला बाइनरी आता है, दूसरा मल्टीपल आता है। तो अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो आता है पहला बाइनरी, और दूसरे की बात करें तो आता है मल्टीपल। थोड़ा इसके अंदर भी दिक्कत आ गई है कुछ, बाइनरी और मल्टीपल 2 आ गए, ठीक। इसको, इन दोनों को हम लोग एक साथ ही समझेंगे। बाइनरी मतलब जब कोई चीजें टूटे तो 2 पार्ट्स में टूटे, इसको अगर तोड़ू तो इसके 2 पार्ट्स होंगे, और दोनों क्या कहलाएंगे? मार्कर के हिस्से। उसी हिसाब से इसमें क्या होता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पेरेंट है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होकर 2 ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, फिर वो 2 फिर 2 में प्रोड्यूस होंगे, वो 2 फिर 2 में प्रोड्यूस होंगे, ऐसे इनकी साइकिल चलती है। समझ में आया? तो अगर हम बाइनरी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बाइनरी फ्यूजन जो है ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर। और ये भी क्या होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब कि सिंगल सेल के होते हैं, दोनों में क्या पाए जाते हैं? सिंगल सेल, ठीक है। ये बात अगर क्लियर है तो अब अगर हम आगे बढ़े तो ये यूनिसेलुलर होता है। इसके एग्जांपल में हम लोग रटा या केस है अमीबा का, और इसमें एक आता है एग्जांपल पैरामीशियम का, इसी में एक एग्जांपल आता है लिशमानिया का, ठीक। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक। अगर आप देखते हैं तो पहला केस किसका आता है? अमीबा का, दूसरा आता है पैरामीशियम का, तीसरा आता है लिशमानिया का। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके फिगर के बारे में। तो पहला अगर अमीबा को हम लोग डिस्कस करते हैं तो अमीबा कुछ इस टाइप का होता है, स्ट्रक्चरलेस होता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस होता है जब ये आगे बढ़ता है। ये क्या है? पेरेंट है,
पेरेंट है। ये जब आगे बढ़ेगा तो इसकी जो न्यूक्लियस है इसमें इलोंगेशन आएगी, कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होगा। इसके न्यूक्लियस में इलोंगेशन आएगी, न्यूक्लियस क्या करेगा, फैलेगा। और जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे इसके न्यूक्लियस में थोड़ा सा ब्रेकडाउन आएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये यहाँ ऐसा हो जाएगा न्यूक्लियस इसका, ठीक। और एक स्टेप के बाद ये दोनों अपने ऑफस्प्रिंग्स तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं दो कुछ नई चीजें बताता हूँ। पेरेंट था, पेरेंट में न्यूक्लियस का इलॉन्गेशन हुआ, आगे बढ़ा, दो ऑफस्प्रिंग्स, नए नए ऑफस्प्रिंग्स तैयार हुए, मतलब न्यू सेल तैयार हुए। न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो जो चीजें हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इन सबका कॉपी होता है, इन सबका कॉपी होता है। यहाँ पे ये दोनों अलग होते हैं, यहाँ पे जाके फुल्ली अलग हो जाते हैं, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो अगर आपके एग्जाम में क्या पूछेगा ये मैं बताता हूँ। एग्जाम में आपके पूछेगा कि बाइनरी फिजन में एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल में अगर आप अमीबा बताते हैं उसके बाद अमीबा का ये डिस्क्राइब कर देते हैं तो वहां पे फिर आपका फुल ऑफ फुल नंबर फिक्स है, कोई भी वहां पे नंबर आपका काट नहीं सकता, ठीक है। ओके, अगर हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की तो इसमें डिवीजन ऑफ पेरेंट होता है। पहला चीज तो यूनिसेलुलर होता है, दूसरा डिवीजन ऑफ पेरेंट होता है, यहां भी डिवीजन ऑफ पेरेंट होता है, यहां बगल में लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ पेरेंट, इसका डिवीजन पेरेंट था, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ पेरेंट होता है और कितने में डिवाइड होते हैं, लगभग 100 ऑफस्प्रिंग्स या फिर 100 ऑर्गेनिजम्स तैयार करते हैं ये एक बार में। और उसमें से कितने बचते हैं कितने नहीं बचते ये बात की बात है, लेकिन 100 ऑर्गेनिजम्स एक बार में तैयार करते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम ज्यादातर एग्जाम्पल लिया जाता है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम क्या है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लाज्मोडियम का एग्जांपल इसमें लिया जाता है, तो प्लाज्मोडियम होता क्या है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लाज्मोडियम का अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो 3 लेयर का पहले इसके अंदर सर्कल होता है, 3 लेयर सर्कल होते हैं इसके अंदर, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 लेयर का सर्कल होता है, इनको बोला जाता है सिस्ट। एक तरह से ये सिस्ट जो है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये रहता है और इसी के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, ठीक। ये जब आगे बढ़ता है तो इसके सिस्ट जो होता है ये थोड़ा थोड़ा कमजोर होना शुरू होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस की संख्या मतलब सेल की संख्या बढ़ जाती है, सेल की संख्या बढ़ी। कुछ दूर जाने के बाद जब सेल इसमें लगभग 100 के आसपास हो जाते हैं तो ये जो सिस्ट है ये ब्रेक डाउन होने लगता है, कुछ ऐसा ब्रेक डाउन के उससे ये इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है जब ओवरफ्लो हो जाता है, इसमें हो जाता है क्या, ओवरफ्लो। और इसके बाद ये हो जाता है आगे जाके बर्स्ट, बर्स्ट मतलब फूट जाता है, फूटने के बाद सब अलग हो जाते हैं, सब क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पेरेंट था, पेरेंट के बाद उसमें बनना शुरू हुए, सेल्स तैयार हुए, सेल्स जब भारी मात्रा में तैयार हुए फूट गया, फूटने के बाद सब बाहर आ गए, मतलब न्यू ऑर्गेनिजम्स तैयार हो गए, लगभग 100 के अप्रोक्सीमेट होते हैं। तो ये रहा बाइनरी फिजन, ये रहा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में 2 ही हमेशा आपको मिलेंगे और मल्टीपल में लगभग 100 मिलेंगे, ठीक है। मल्टीपल मतलब कई सारे, तो 100 लगभग माना जाता है, ठीक है। इसमें 2 इसमें 100, ये रहा आपका फिजन का कंसेप्ट। इससे ज्यादा फिजन में कुछ नहीं पूछता है, कहीं किसी भी बुक में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा क्या था, बडिंग। बडिंग क्या आते हैं, बाकी इसके अगर हम लोग और एग्जांपल्स की बात करें, मल्टीपल फिजन में इसके कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो एल्गे भी आता है, एल्गे भी आता है, ठीक। चलिए फिर इसको इरेज करते हैं, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे जिसका नाम है बडिंग। तो फिजन को हम लोगों ने इरेज कर दिया, अब हम लोग आते हैं बडिंग प्रोसेस पे। ये भी एक बहुत बढ़िया और बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, केवल ये 2 लाइन याद कर लीजिए और एक ये लाइन बस। अच्छा, ये ऊपर क्या लिखा है, इससे कोई मतलब है नहीं, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि हम इसके बारे में बताना चाह रहे हैं एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल के प्रोडक्शन पे कहाँ से होती है, आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट, पेरेंट के एक्सटर्नल बॉडी से जो हमारा
बेबी बॉर्न होता है या फिर मतलब कि एक्सटर्नल बॉडी से प्रोडक्शन होता है, दैट्स प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा पार्ट है? बडिंग प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस कहते हैं। बात क्लियर हुई? अगर बात क्लियर तो आप यहाँ एग्जांपल में हाइड्रा और ईस्ट का केस देख सकते हैं। हाइड्रा और ईस्ट के केस में आप समझेंगे, हाइड्रा और ईस्ट के केस में आप समझेंगे कि कैसे बड होता है और बडिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है। तो अगर हम यहाँ बात करें बड ईस्ट में, ईस्ट के केस में अगर हम लोग ये बात करते हैं तो ईस्ट में क्या होता है जनरली, ईस्ट के केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बाद फिर आता है यहाँ पे एक सेल जिससे बड निकलता है, इस एक को बड बोलते हैं। इन दोनों मतलब कि ये जब लाइन से हो जाते हैं तो इसको चेन ऑफ बड बोलते हैं, ठीक, चेन ऑफ बड बोलते हैं। और उसके बाद ये यहाँ जाके अलग हो जाते हैं। इससे ईस्ट की लाइफ इंक्रीज होती है, इससे इसकी आगे की जनरेशन बढ़ती है, ये उसकी प्रोसेस है, ठीक है, बात क्लियर है? इसमें बडिंग प्रोसेस बहुत ही मशहूर है। आगे अगर हम हाइड्रा के केस की बात करें, किसकी केस की बात करें? हाइड्रा की। हाइड्रा के केस की बात करें तो इसमें जो हाइड्रा है इसके ऊपर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला है इसको बोलते हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल्स मतलब इसका बाल, जो समझ लीजिए इसके टेंटिकल्स हैं। और उसके बाद इसमें बॉडी के आउटर पार्ट से ग्रोथ होती है, आउटर पार्ट से यहाँ से ग्रोथ होगी, आउटर पार्ट से ग्रोथ होगी, उसके बाद जाके ये बेबी यहाँ पे अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बड और इसी को पूरे को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ बडिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं बडिंग प्रोसेस, सिंपल। तो बडिंग बहुत ही इजी था, केवल 2 लाइन आपको याद करनी थी और फिगर देखना था। फिगर काफ़ी बार पूछा भी गया एग्जाम्पल में, एग्जाम में भी आपके एग्जाम्पल के तौर पे भी आप दे सकते हैं, तो इससे आपके नंबर कटने के चांसेस कहीं नहीं रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग का क्या था, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, फ्रेगमेंटेशन, ठीक। फ्रेगमेंटेशन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की केस की बात करते हैं, ठीक, अगर हम लोग यहाँ फ्रेगमेंटेशन की केस की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉजिक समझने की बात है। फ्रेगमेंटेशन में भी ब्रेकडाउन होता है और फिजन में भी ब्रेकडाउन होता था, तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बेसिक डिफरेंस ये है फ्रेगमेंटेशन और फिजन में, जिसको मैं ओरली आपको बता दे रहा हूँ। जो फिजन होता है वो यूनिसेलुलर होता है और जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो मल्टी सेलुलर में होता है। बहुत काम की बात है। फिजन जो है वो यूनिसेलुलर में यूज होता है और जो ये फ्रेगमेंटेशन है ये मल्टी सेलुलर में यूज होता है, ठीक, बात क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या है? मल्टी सेलुलर है। क्या है? मल्टी सेलुलर है। अब अगर हम लोग आगे इसकी बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन में, तो इसमें ब्रेकडाउन होता है। एक फ्रेगमेंट होता है, मतलब एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सीढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्रेकडाउन होता है। यही होता है फ्रेगमेंटेशन में, ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। जब ब्रेकडाउन ऑफ फ्रेगमेंट्स, ये फ्रेगमेंट्स का ब्रेकडाउन है, ठीक, तब फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। अगर हम लोग आगे चलते हैं, वो आगे चलने के बाद इसके एग्जाम्पल पे अगर ध्यान दें तो इसके एग्जाम्पल में आता है पहला एग्जाम्पल स्पायरोगायरा का, स्पायरोगायरा, ठीक है। इसका लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। समथिंग कुछ ऐसा ही होता है, ठीक। ये ऐसा होता है स्पायरोगायरा हमारा। ये एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सीढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर है। ये आगे जाके जब ब्रेक डाउन होता है तो कुछ ऐसे में हो जाता है, 3 अलग अलग बक्से, और ये बक्से आगे जाके एक सेल के रूम में ऐसे हो जाते हैं और फिर इनमें से ये स्ट्रक्चर फिर तैयार होता है, ठीक। जिसके बाद फिर एक लैडर तैयार हो जाता है, ठीक। तो वही सेम कहानी शुरू होती है। 1 से बने 3, 3 से बने 3 से 3, उसके 3 हमारे यहाँ पे नए ऑफस्प्रिंग्स तैयार हो गए। पेरेंट था, पेरेंट से 3 ये बने, 3 ऑफस्प्रिंग्स हमारे तैयार हो गए। तो स्पायरोगायरा इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है। मैं हर उसका बेसिक एग्जाम्पल आपको बताते चल रहा हूँ, जो आप एग्जाम में अगर लिख दोगे तो टीचर आपसे खुश हो जाएगा, ठीक।
तो ये स्पायरोगायरा इसका बेसिक एग्जांपल है। अगर और एग्जांपल की आप बात करें तो ब्रायोफाइटा ग्रुप से, ये जो थाइलाइड है ब्रायोफाइटा से, ये भी इसका एग्जांपल है। किसका? फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है। और फंजाई, क्या है? फंजाई, ये भी इसका एग्जांपल है। ठीक, तो आप स्पायरोगायरा का समझ सकते हैं, बेसिक एग्जांपल है, इजी एग्जांपल है। यही आप अगर एग्जाम में दे देंगे तो टीचर आपसे खुश हो जाएगा। ठीक, अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, स्पोर फॉर्मेशन है, रीजनरेशन है, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो पहले हम लोग रीजनरेशन समझेंगे क्योंकि रीजनरेशन जल्दी खत्म होगा, तब स्पोर फॉर्मेशन को समझते हैं। इसको गायब करते हैं, रीजनरेशन पे आते हैं। रीजनरेशन के केस में तो इसमें क्या होता है कि रीजनरेट करते हैं। ये किस पे डिपेंड होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। इसका बेसिक फंडा क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 2 पॉइंट याद कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ये क्या होता है? डिपेंड होता है। इट इज डिपेंड ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसे? रीजनरेशन में हम लोग रीजनरेट करते हैं किसी चीज को, मतलब फिर से उगाते हैं। तो फिर से उगाने के लिए ग्रोथ जरूरी है, डेवलपमेंट भी जरूरी है। बात क्लियर हुई? तो अगर हम बात करें रीजनरेशन के केस में, तो इसका जो बेसिक एग्जांपल हम लोग देखते हो, प्लेनेरिया का केस देखते हैं। प्लेनेरिया का केस देखते हैं। ठीक, प्लेनेरिया के केस में हम लोग क्या देखते हैं, इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसके केस में कुछ इस प्रकार, इसका डिजाइन रहता है हुलिया, यहाँ उसकी 2 आंखें रहती हैं। ठीक, ऐसा रहता है प्लेनेरिया। ये पेरेंट है। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे अलग हो जाता है, यहाँ से ये ऐसे अलग हो जाता है, और यहाँ से ये ऐसे अलग कर दिया जाता है। तो ये ऐसे तैयार होगा, ये ऐसे तैयार होगा। ठीक, मतलब अपने आप को इस तरह ये रिजनरेट कर लेगा। अगर ये इतना है तो ये इतना वो बना लेगा। इसकी बात करें तो ये अगर इतना है तो ये इतना बना लेगा, ये इतना बना लेगा। मतलब इसकी पावर, इतनी कैपेसिटी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी कैपेसिटी कि अपने सर को भी बना लेगा और अपने टेल को भी बना लेगा। अमेजिंग। नीचे अगर इसके टेल की बात करें तो ये टेल के साथ अपनी बॉडी और अपना सर बना लेगा। अब आप ये देख सकते हैं कि कैसे वो अपने टेल अगर केवल है तो टेल से स्टमक बनाएगा, स्टमक से अपना ब्रेन बनाएगा। मतलब कि क्या क्या चीजें वो नहीं बना सकता है केवल एक टेल से, केवल एक बीच के पार्ट से। ऊपर तो चलो खोपड़िया है उसकी, तो चलो नीचे वाला बना लेगा, लेकिन ससुराल इससे बनाएगा वो। ये सोचने वाली बात है, समझ नहीं बात। तो प्लेनेरिया में जो आप देखेंगे तो ये पेरेंट है, पेरेंट टूटा, टूटने के बाद ये अपने आप को कैसे मेंटेन किया हुआ है, ये जानने वाली बात बहुत अच्छी। तो ये इसका बेसिक एग्जांपल है प्लेनेरिया। कैसे होता है रिजनरेशन? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से होता है। अगर इसके और एग्जांपल की बात करते हैं तो स्टारफिश, स्टारफिश कुछ इस प्रकार होती है। ठीक, इसका अगर ये कट भी जाता है तो ये भी अपने आप को रिजनरेट कर लेती है। क्या कर लेती है? रिजनरेट कर लेती है। तो इसीलिए स्टारफिश भी रिजनरेशन का एक एग्जांपल है। ठीक, अगर एग्जाम में पूछते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं। प्लेनेरिया, स्टारफिश, ये सब इसके एग्जांपल है किसके? रिजनरेशन के। अब हम लोग आते हैं स्पोर फॉर्मेशन पे। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है ये देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, फिर आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है कि स्पोर्स मतलब होते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग देखेंगे किसी छोटे छोटे घास फूस में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब कहीं वो गिरते हैं तो वहां भी एक घास तैयार हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे पॉलन हम लोग पढ़े हो, पॉलन ग्रेन फ्लावर्स में होता है, वैसे ये स्पोर्स होते हैं इसमें। ठीक, ये क्या है? राइजोपस एक है, राइजोपस हमारा फिगर का नाम है राइजोपस। राइजोपस है, इसमें ये जो है इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स हैं। वो स्पोर्स विंड, वाटर और किसके द्वारा जा सकते हैं? एनिमल के द्वारा जा सकते हैं। ये जब कहीं पर जाते हैं, ठीक, कहीं पर जाते हैं तो वहां भी अपनी ही तरह पूरी फैमिली उगा लेते हैं। मान लो उड़ के मेरे हाथ में लग गया, मैं इसको लाके यहाँ गिरा दिया तो यहाँ पे इसकी फैमिली उग गई। जब ये कांटेक्ट में किसके आते हैं? ये जो स्पोर्स हैं, ये गिरने के बाद लैंड, वाटर
और किसी चीज के कांटेक्ट में आने के बाद किसी जमीन की जगह पे जहाँ सतह पे जाके गिरते हैं वहां के बाद ये अपना फैलाव शुरू करते हैं। ऐसे इनका फैलना होता है। जैसे यहाँ पे अगर यही गिर जा गया तो ये यहीं पे उगना शुरू कर देगा, फिर इसका यहाँ गिरेगा यहीं पे उगना शुरू कर देगा। ये राइजोपस एक तरह का ब्रेड मोल्ड है। क्या है? ब्रेड मोल्ड है, जो ब्रेड पे लगता है। इसी तरह वो अपनी कैटेगरी बढ़ाता चला जाता है, ब्रेड पूरा खराब कर देता है हमारा। ऐसे ही वो ब्रेड पे उगता है, अपनी फैमिली पूरी बढ़ा डालता है। यही होता है स्पोर फॉर्मेशन। बात समझ आई? बात क्लियर हुई? स्पोर फॉर्मेशन में यही होता है कि क्या होता है, स्पोर्स गिरते हैं, फिर से एक नया तैयार होता है, फिर गिरते हैं, फिर एक नया तैयार होता है, फिर गिरते हैं, फिर एक नया तैयार होता है। इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करते हैं तो फंगी, देखते होंगे कि फंगी लग जाता है, बुकड़ी जिसे बोलते हैं, तो वो भी इसका एग्जाम्पल स्पोर फॉर्मेशन का, वो भी स्पोर फॉर्मेशन ही करता है। बात क्लियर है? तो पेनिसिलियम, इसका एग्जाम्पल राइजोपस है। ठीक, और एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल बनता है बहुत ज्यादा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम होता है ना, हाँ पेनिसिलियम, इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल बनता है एस्परजिलिस एक्सेट्रा। ऐसे कई एग्जाम्पल्स इसके और बनते हैं स्पोर फॉर्मेशन के। बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं ये सब। इनके एग्जाम में आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, केवल स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम पूछ सकता है ज्यादातर राइजोपस का, या तो एग्जाम्पल पूछता है। एग्जाम्पल तो मैं सब में बता दे रहा हूँ, इसके अलावा इससे कुछ नहीं पूछना है, गारंटी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे। ये काफी लेंथी टॉपिक है, इसको मैं 2 मिनट में लेकिन खत्म करूंगा, कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा 5 मिनट जाए। बाकी मैं इसको स्पोर फॉर्मेशन का एंड करता हूँ और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की स्टार्टिंग, इसको हम लोग करेंगे डायरेक्ट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 2 तरीके आते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अगर हम लोग नेचुरल को पहले डिस्कस करें तो नेचुरल में स्टेम, रूट्स और लीव्स आते हैं। ठीक, स्टेम में हमारा क्या होता है कि जब हम कोई फ्लावर देखते हैं, ठीक है, स्टेम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं एक तरीके से, स्टेम का यूज तब होता है जैसे कि स्टेम हुआ, हम उसको काट दिए और ले जाके कहीं लगा दिए तो वो स्टेम से अपनी ग्रोथिंग करता है। लेकिन नेचुरल है तो नेचुरली का मतलब इसका कहने का है कि मान लो किसी पेड़ की डाली गिर जाती है जमीन पे और फिर वहां से वो अपनी ग्रोथिंग लेना शुरू होता है। मतलब कोई ऐसा पेड़ है जो अपनी डाली से अपने आप को उगाता है और उसकी डाली गिर जाती है, कट के या टूट के, जैसे भी बाय द वे गिरती है, फिर वहां से वो अपनी जब ग्रोथिंग स्टार्ट करता है, वो हो गया नेचुरल स्टेम के द्वारा ग्रोथ। ठीक है, बात समझ में? स्टेम में यही है, मैं इसको ओरली आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जहाँ पे डायग्राम की जरूरत होगी वहाँ मैं डायग्राम भी बताऊंगा। स्टेम में यही होता है। अगर हम बात करते हैं रूट्स में, रूट्स का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, ठीक, जिंजर मतलब वो क्या बोलते हैं, अदरक, ये भी इसके एग्जाम्पल है। तो रूट्स में क्या होता है, जैसे हम लोग, और आलू भी हमारा रूट्स का एग्जाम्पल है। तो रूट्स में हम लोग जब बोते हैं तो रूट्स में जब फल लगते हैं तो वो हमारा रूट्स में आता है एग्जाम्पल। उसके बाद आता है लीव्स। लीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, लीव्स का एग्जाम्पल काफी बार पूछा गया है पेपर में। ब्रायोफाइलम एक पत्ती है, उसमें होता है ये ब्रायोफाइलम में। ठीक, तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि उसकी जो पत्तियां हैं उसमें नोचेस बने होते हैं। मतलब उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, ऐसे, ठीक। तो ये जो बना है, ये जो इसको कहते हैं नोचेस। इसी से जब ये पत्तियां कहीं गिरती हैं जमीन में और मिट्टी के, सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आती है, तब यहां से इसका जनरेशन शुरू होता है। यहां पे भी उसकी पत्तियां निकलना शुरू होती है, वहीं से ये एक पेड़ के रूप में तैयार होना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई लीव्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। किसमें करते हैं? फैलने में करते हैं उसको, मतलब अपने को बढ़ाने में करते हैं, ग्रोथिंग में करते हैं, डेवलपमेंट में करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या एग्जाम्पल हो गया, ब्रायोफाइलम। इसको क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइलम। इसका बेसिक एग्जाम्पल लीव्स का। बात समझ में आई? ये हमारा नेचुरल टॉपिक खत्म। बहुत ही छोटे और आसानी से टॉपिक आपको समझ में आते हैं। ठीक, ये लीव्स का टॉपिक खत्म हुआ। अब अगर हम लोग आर्टिफिशियल मोड की बात करते हैं, जिसमें क्या आता है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी पेड़ को आर्टिफिशियली काट देते हैं। जैसे रोज का प्लांट है, उसको हम लोगों ने काट दिया और काटने के बाद कलम बना दिया। सुने होंगे कलम करते हैं उसको, तो उसको पहले नोक टाइप का आगे बना देते हैं, उसका ले जाकर कहीं लगा देते हैं तो आसानी से वो उग जाता है। ये आर्टिफिशियल मेथड है किसका,
कटिंग का। बात समझ में। अब हम लोग आगे जब बढ़े तो उसके बाद लेयरिंग आया एक मेथड। कटिंग का अगर हम डायग्राम आपको दिखाते हैं तो कटिंग में कुछ इस प्रकार डायग्राम होता है। ये हम लोग पानी भर दिया, फिर जो उसमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस पेड़ को वो हम लोगों ने इसमें डाल दिया, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ये सब इसमें डाल दिया। ठीक है, उसके बाद अब इसमें पेड़ आ गए, पेड़ को हमने काट के यहाँ पे लगा दिया। तो ये अपनी ग्रोथिंग अब यहीं से करेगा। इसमें क्या होगा, इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि इसमें इसके जड़ निकल आएंगे। ठीक, जड़ निकल आएंगे और यहीं से ये अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। ये आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि इसको आर्टिफिशियली बनाया गया, इसमें केमिकल्स हमने ऐड किए, इसको काट के हमने इसमें लगाया, इसलिए ये आर्टिफिशियली हुआ। इसको फिर निकाल के आप मिट्टी में लगा दीजिए और जल्दी बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, कटिंग का। आज मार्कर ने भी धोखा दे दिया। इसके बाद आता है लेयरिंग। लेयरिंग दो तरह का होता है, माउंड लेयरिंग होता है, एक एयर लेयरिंग होता है। तो लेयरिंग को मैं समझाऊंगा कुछ इस प्रकार। ये सपोज दैट पेड़ है, माउंड लेयरिंग में हम पेड़ की एक डाली को पानी के अंदर डाल देते हैं, ऐसे से पेड़ से जुड़ा है लेकिन उसकी एक डाली को पानी में भिगो देते हैं, एकदम से तरी डाल देते हैं, एकदम से पानी में उसको लेटाए रहते हैं। उसके बाद यहीं पे उसके जड़ निकलना शुरू हो जाएंगे, रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उस पेड़ को यहाँ से काट दीजिए और इस पार्ट को ले जाके जमीन में लगा दीजिए, इस एक और पेड़ आपका तैयार हो जाएगा। इसलिए इसको आर्टिफिशियल मेथड नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं माउंड लेयरिंग। इसके बारे में कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन तब भी आपको जाने रहना चाहिए। उसका जाता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं, पेड़ में से एक डाली निकलती है, जिस डाली पे कॉटन लपेट देते हैं हम लोग, ठीक, और इसमें एक वाटर का सप्लाई कर देते हैं, किससे, पॉट से। एक मटके से यहाँ पे वाटर का सप्लाई डालते हैं हम लोग, जिससे यहाँ पे रूट्स निकल आते हैं। उसके बाद यहाँ से काट के इसको जमीन में लगा दीजिए और यहाँ से आपका एक नया ट्री तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई? ये माउंड लेयरिंग है, एयर लेयरिंग है। इसके बाद हम लोग आते हैं ग्राफ्टिंग। किस पे आएंगे, ग्राफ्टिंग पे। ग्राफ्टिंग में क्या होता है बच्चों, ग्राफ्टिंग में हम लोग देखते हैं एक पेड़ रहता है, उस पेड़ में ऐसे ज्वाइंट मारते हैं, एक नया पेड़ उसके ऊपर लाके रख देते हैं, जिसके ऊपर बड़ निकले होते हैं, पत्तियां निकली होती हैं, और फिर यहीं से इसकी क्या होती है, ग्रोथिंग स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है, ग्रोथिंग। ठीक, और केसेस अगर हम लोग देखें तो कुछ पेड़ को ऐसे हम लोग काट सकते हैं, इसमें बर्ड्स निकले होते हैं, पत्तियां जो निकली होती हैं, उसको भी कहते हैं ग्रोथिंग। यहाँ से अपनी ग्रोथिंग स्टार्ट करेगा। और अगर एग्जांपल्स में हम लोग देखें, ठीक, इसमें पत्तियां अगर निकली हैं, ये यहाँ से कटा हुआ था तो यहाँ पे ये लाके ज्वाइन किया गया, तो ये यहाँ से इसकी ग्रोथिंग होती है। तो ऐसे करके जो ग्राफ्टिंग मॉडल है ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है फॉरेन कंट्रीज में। ठीक, तो ये हमारा था एक छोटा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर, मतलब टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। एक स्पेसिफिक वीडियो में टिश्यू कल्चर के बारे में बता दूंगा, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ ही बता दूंगा, या फिर एक सेपरेट वीडियो में उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में फ्री टू आस्क। ठीक, चलिए हम लोग अब यहाँ पे आपको अलविदा लेते हैं अपने आप से, क्योंकि अब जाना है ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।